हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुशवाहा लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम जो है आधुनिक शिक्षा के विकास से संबंधित एक टॉपिक लेके आए हैं। इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो इस टॉपिक में शामिल किया गया है, क्योंकि आधुनिक जो शिक्षा जो टॉपिक है वह न केवल यूपी पेट यूपीएसआई टेट और सुपर टेट के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सैडलर आयोग संबंधित था। तो इसमें बताना है कि जो सैडलर आयोग है ये किससे संबंधित है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सैडलर आयोग था इसका गठन आपका 1917 में किया गया था, और सैडलर आयोग जो है स्पेशली कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो समस्याएं थी उनके समाधान के लिए इसको लाया गया था। तो इसका जो संबंध होगा वह न्यायपालिका से भी नहीं है, इसका संबंध राजस्व प्रशासन और पुलिस प्रशासन से नहीं है। जो सैडलर आयोग है इसका संबंध जो है वो आपका शिक्षा से है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जो सैडलर आयोग 1917 में आया है इसका संबंध आपका शिक्षा से है, और स्पेशली इस आयोग को जो है आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के समाधान के लिए। दूसरा है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। देखिए 1882-83 में जो सर डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया था 1882-83 में। तो यह जो आपका हंटर कमीशन जो बना था इसमें शिक्षा पर किस पर बल दिया गया, तो बालिकाओं की शिक्षा पर दिया गया, शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा पे और तकनीकी शिक्षा को। तो जो हंटर कमीशन बना था स्पेशली इसमें जो फोकस किया गया था वो आपका प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पे गया था। अगर उसमें भी बात करें कि किस पर ज्यादा फोकस था तो इनका जो ज्यादा फोकस था वो आपका प्राथमिक शिक्षा पे था। ठीक है, तो ये आपका हंटर आयोग का था कि हंटर आयोग ने जो विशेष रूप से जो बल दिया था वो आपका प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा बल दिया था। अगला है चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। देखिए 1854 में चार्ल्स जो वुड डिस्पैच आया था, ठीक है, तो 1854 में आएगा, और इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो संबंध है वो आपका शिक्षा से है, क्योंकि जो वुड डिस्पैच है जो कि 1854 में आएगा इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। लेकिन एक चीज है इसमें कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें ये कहा जाएगा कि जो प्राथमिक शिक्षा है वह मातृभाषा में दी जानी चाहिए, इस पर फोकस किया जाएगा। और साथ में जो 1854 में जो वुड डिस्पैच आएगा इसके बाद भारत में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन है वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो हमें सत्य कथन बताना है। पहला दिया सहायता अनुदान व्यवस्था की शुरुआत की गई। चलिए दूसरा, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। ठीक है, तीसरा शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की है। देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया हमने कि जो वुड डिस्पैच 1854 आया था उसमें जो उच्च शिक्षा है उसके लिए तो अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा थी उसके लिए जो है मातृभाषा के लिए कहा गया था। तो यानी कि अंग्रेजी जो है उसकी सिफारिश नहीं की गई थी कि सभी स्तरों पर केवल अंग्रेजी में पढ़ाई होगी। यानी कि जो तीसरा है ये आपका गलत हो जाता है। तो इस बात पे अगर देखा जाए तो केवल ऑप्शन 1 और 2 ये आपके सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए जो खर्च करने का जो प्रावधान किया गया था वो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा किया गया था। अगर बात करें 1813 के चार्टर एक्ट की तो इसके 1-2 प्रोविजन और बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी तो उसे व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। पहले तो वो 15 वर्षों के लिए दिया गया था, बाद में जो है जेम्स प्रथम ने उसे अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया था। 1813 में क्या किया गया कि कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उसमें थोड़ी सी कटौती की गई थी, और उसमें कटौती क्या की गई, यह कहा गया कि चीन के साथ जो व्यापार होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो, और चायपत्ती का जो व्यापार है वह, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी व्यापार ब्रिटेन का कोई भी नागरिक या कोई भी कंपनी जो है वो आपका भारत के साथ कर सकता है। यानी कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में आंशिक कटौती की गई थी 1813 के चार्टर एक्ट में। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चार्टर एक्ट का। दूसरा 1813 के चार्टर एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया था कि जो ईसाई मिशनरी होंगे उनको धर्म प्रचार की अनुमति भी दी गई थी। तो 2 महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं कि प्रावधान किए गए थे। अगर 1813 के चार्टर एक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है 1 लाख रुपए शिक्षा पे भी खर्च करने का प्रावधान किया गया था। हालांकि ये खर्च नहीं हो पाएगा क्योंकि जो विवाद है वह इस बात को लेकर आ जाएगा कि शिक्षा का माध्यम क्या होगा, यानी कि शिक्षा जो है वो पाश्चात्य भाषा अंग्रेजी में दी जाए या प्राच्य भाषाओं में दी जाए। दूसरा जो शिक्षा का स्वरूप होगा वो कैसा होगा,
उन्हें प्राच्य शिक्षा दिया जाए, प्राच्य शिक्षा मतलब जो भारत में अरबी फारसी या जो गुरुकुल व्यवस्था उसमें दिया जाए, या पाश्चात्य शिक्षा दिया जाए जैसा यूरोप में प्रचलित है। इस बात को लेकर काफी विवाद है। फिर शिक्षा पर एक लोक समिति का गठन होगा 1823 में। फिर आपका जब लॉर्ड मैकाले भारत में आएंगे, फिर उनको इस समिति का अध्यक्ष बनाएगा, तब जाके जो है इस समस्या का समाधान होगा। स्वतंत्रता, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो ब्रिटिश जो भारत में आए थे, तो उनके शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ठीक है। भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना। तीसरा, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें। और डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पहला सी ऑप्शन देखते हैं, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके। ऐसा तो था ही नहीं, अंग्रेजों की तो वैसे भी पॉलिसी है फूट डालो और राज करो की, वो हमें आधुनिक क्यों बनाएंगे। फिर आपको पता है 1813 में जो प्रावधान किया गया था 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करेंगे, उसको भी वो नहीं खर्च कर पा रहे थे। तो आधुनिक बनाने का प्रयास तो इन्होंने किया भी नहीं। और स्टार्टिंग में जब भारत में शिक्षा के प्रसार को देखेंगे तो आधुनिक इस प्रारंभ में जो भी प्रयास किए गए वह व्यक्तिगत तौर पे थे। जैसे मान लीजिए कि 1781 में जो आपका वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी ताकि अरबी व फारसी को पढ़ाया जा सके। फिर आप देखेंगे जोनाथन डंकन, जिन्होंने बनारस में आपका संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। या हिंदू कॉलेज की बात करें जिसे राजा मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से किया था। तो जो भी प्रयास थे वो व्यक्तिगत प्रयास थे, ठीक है, ना कि उसमें अंग्रेजों का कोई मतलब उसमें योगदान था। दूसरा, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना। भाई भारतीय संस्कृति को तो प्रोत्साहित करना ही नहीं चाहते थे। लॉर्ड मैकाले का जो स्मरण पत्र है जो 2 फरवरी 1835 को उन्होंने सौंपा था, तो उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि संपूर्ण अरब और भारतीय जगत की जो भी साहित्य है उसकी जो वैल्यू है वो ब्रिटेन की जो रॉयल कह सकते हैं कि जो इनका लाइब्रेरी है, केंद्रीय पुस्तकालय है, उसकी एक अलमारी में रखे गए किताबों से भी कम उसकी वैल्यू है। यानी कि हमारा पूरा साहित्य है, हमारा और अरब का संपूर्ण साहित्य की वैल्यू लंदन की लाइब्रेरी की एक अलमारी में रखे गए किताबों से कम है। इसका मतलब ये हमें कहाँ हमारे संस्कृति को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये तो पाश्चात्यवादी हैं, बिल्कुल पाश्चात्य शिक्षा को ये ज्यादा सर्वोपरि मानते थे, तो ये प्रोत्साहित नहीं कर रहे थे। तीसरा इसमें दिया है, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल सही है। हालांकि अंग्रेज जो है वो बड़े उच्च पदों पर तो भारतीयों को नियुक्त नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक तरह से ट्रांसलेटर की आवश्यकता थी। तो उसके लिए ये क्या करते थे कि हमें थोड़ा बहुत शिक्षित करना चाहते थे ताकि जो है हम थोड़ा बहुत पढ़ ले और ट्रांसलेशन वगैरह का काम कर सके। तो एक्चुअल में जो स्वतंत्रता से पहले इनका जो उद्देश्य है शिक्षा का, वही था कि छोटे मोटे पद पे हमको नियुक्त कर ले, काम चलाने, बड़े पद वो देना नहीं चाहते थे। तो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो बात यहाँ पे है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसने किया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, चार्ल्स विल्किंस, हेनरी कोलब्रुक, योहान वोल्फगांग फॉन गेटे और सर विलियम जोन्स। तो देखिए इसमें से ये 2 नाम तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो चार्ल्स विल्किंस हैं और सर विलियम जोन्स हैं ये बहुत बड़े नाम हैं। इसमें से आप देखेंगे कि जो हालांकि इसका जो राइट आंसर है वो आपका सर विलियम जोन्स है। और आप सर विलियम जोन्स के बारे में जानना चाहेंगे तो 1784 में जो है इन्होंने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी की थी। और इन्होंने व्यक्तिगत प्रयास किए, बहुत सारे धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनका इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद करा, जिसे खुद विलियम जोन्स ने जो है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम और गीत गोविंद, अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि आपका कालिदास की एक रचना है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसी तरह से जो गीत गोविंद था जो कि आप जयदेव की एक रचना है, ठीक है, तो गीत गोविंद जो जयदेव हैं जो कि सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे, तो गीत गोविंद का जो है इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसी तरह से अगर चार्ल्स विल्किंस की अगर देखें तो चार्ल्स विल्किंस ने भी जो है भगवत गीता, हिंदुओं की जो सबसे पवित्र टेक्स्ट मानी जाती है, तो भगवत गीता का इन्होंने जो है आपका अनुवाद किया था। और दूसरा हितोपदेश नाम का एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है हितोपदेश, जो कि नारायण भट्ट ने लिखा है, तो इसका जो है इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो चार्ल्स विल्किंस ने आपका भगवत गीता और हितोपदेश का, और सर विलियम जोन्स ने जो है गीत गोविंद और अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? इसका भी हमने आपको आंसर बता दिया कि इसका कौन होगा। जैसा कि आपको विलियम जोन्स के बारे में बताया, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो एशियाटिक सोसाइटी थी उसके संस्थापक है, 1784 में उसकी स्थापना की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम और गीत गोविंद का इन्होंने अनुवाद किया। चार्ल्स विल्किंस ने जो है आपका
भगवत गीता और हितोपदेश का अनुवाद किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारत में पुरातत्व का जनक माना जाता है, ठीक है, ये भारत में पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। जॉन मार्शल जो है, ये इनका नाम जो है, ये भारतीय पुरातत्व विभाग में उस समय डायरेक्टर थे जब जो है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो रही थी, ठीक है। जब सर दयाराम साहनी ने 1921 में जब हड़प्पा की खुदाई की थी, तो उस समय जो डायरेक्टर थे उस समय इन्होंने यही थे, जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के संबंध में एक पॉइंट और आपको मिलता है कि आपने सुना होगा कि मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली थी जिसमें एक त्रिमुखी योगी बैठा हुआ है, जिसको जॉन मार्शल ने आद्य शिव कहा था, ठीक है। तो ये आद्य शिव जो है का जो योगी है, उनके लिए यह शब्द जो है प्रयोग जॉन मार्शल ने ही किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की संस्था प्रदान की गई? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो कौन होगा? इस पहला ऑप्शन दिया है दादा भाई नौरोजी, दूसरा माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय और विवेकानंद। विवेकानंद नहीं है, विवेकानंद की जो फेमस इसलिए है क्योंकि विवेकानंद ने जो है 1893 का सर्वधर्म सम्मेलन जो कि आपका शिकागो में हुआ था, वहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और अपनी ओजपूर्ण जो शैली थी जिस उसकी वजह से जो है पूरे के पूरे अमेरिकन या कहें कि पूरी दुनिया को जो है इन्होंने प्रभावित किया था। राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, राष्ट्रवाद का पैगंबर, ऐसे बहुत सारे चीजें, भारतीय पत्रकारिता का जनक, ऐसे बहुत सारे नामों से इन्हें जाना जाता है। राजा राम मोहन राय, जिनको राजा की उपाधि जो है वो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी, जो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसकी सहायता से जो है सती प्रथा का अंत हुआ था। तो राजा राम मोहन राय को भी जो रॉयल सोसाइटी का मेंबर नहीं बनाया गया था, ठीक है। हाँ, अलबत्ता यह है राजा राम मोहन राय के बारे में कि ब्रिटिश संसद ने अगर पूछा कि कौन सा पहला भारतीय था जिससे ब्रिटिश संसद ने कानून निर्माण के संबंध में सलाह मांगी थी, तो पहले व्यक्ति वो राजा राम मोहन राय हैं जिनसे ब्रिटिश संसद ने भारत में कानून निर्माण के संबंध में सलाह मांगी थी, ठीक है, न कि एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता दी गई थी। माइकल मधुसूदन जो दत्त हैं, इनको जो है आपका जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है उसकी सदस्यता दी गई थी। बाकी बात आता है दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बहुत खासियत है इनकी, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करवाई थी। 1866-67 में जो राष्ट्रीय आय थी वो थी, प्रति व्यक्ति जो आय निकली थी वो आपका 20 रुपए प्रति वर्ष आया था। फिर सबसे बड़ी जो बात है, ये इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, जो कि इनकी पुस्तक है पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में है। साथ में दादा भाई नौरोजी जो है वो पहले भारतीय हैं जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर निर्वाचित हुए थे। 1892 में जो है इन्होंने फिन्सबरी से चुनाव जीता था। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष थे क्योंकि ये पारसी धर्म के थे। इसी तरह से जो दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है, इनकी एक संस्था भी है, राष्ट्र पत्रिका भी है एक, राष्ट्र गुफ्तार नाम से। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो दादा भाई नौरोजी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो संस्कृत का जो पहला जो महाविद्यालय था वो आपका 1791 में स्थापित हुआ था बनारस में, ठीक है। तो 1791 में बनारस में स्थापित किया गया था और यह किया था आपका जोनाथन डंकन ने, ठीक है। तो बनारस में पहला संस्कृत महाविद्यालय इन्होंने स्थापित किया। वॉरेन हेस्टिंग्स की खासियत क्या है कि ये भी प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। इन्होंने 1781 में जो है कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया था जिसमें अरबी और फारसी शिक्षा दी जाती थी। लॉर्ड मैकाले आप जानते हैं 2 फरवरी 1835 को जो है इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। तो इन्हें भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। हालांकि एक और पॉइंट है यहाँ पे, जो आधुनिक शिक्षा है उसका आधुनिक शिक्षा का जनक जो है वो मैकाले नहीं है। आधुनिक शिक्षा का जो जनक माना जाता है भारत में वो चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक जो है वो चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। साथ ही भारत में पहला व्यक्ति चार्ल्स ग्रांट ही थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा देने पर विचार किया था। लेकिन भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो जनक है वो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है, ठीक है। तो ये एक खासियत है इनकी। और बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम जानते हैं, इनकी जो उपन्यास है आनंद मठ, जो कि इन्होंने 1882 में लिखा था, जो कि सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो आपका यहीं से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो आपको इसमें से आपको आंसर दिया गया है 4। पहला है सर विलियम जोन्स, दूसरा चार्ल्स विल्किंस, तीसरा है मैक्स मूलर, चौथा है जेम्स प्रिंसेप। अब इसमें आप देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1784 में। और इसका काम क्या था कि जो धार्मिक भारतीय ग्रंथ थे उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना। अब इसमें 4 नाम दिए हैं, उसमें हम लोग देख सकते हैं जेम्स प्रिंसेप का क्या खासियत है। तो जेम्स प्रिंसेप
जो कि 1837 में, ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल में एक अधिकारी था और अच्छा खासा पुरातत्वविद था, यानी इतिहासकार था। इसने 1837 में जो है अशोक की जो लिपि है ब्राह्मी, उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये खासियत है जेम्स प्रिंसेप का। मैक्स मुलर एक जर्मन नागरिक हैं, भारतीय इतिहास के संबंध में इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। हालांकि ये कभी भारत आए नहीं, लेकिन उन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। इनकी जो सबसे फेमस थ्योरी है वो आर्यंस को लेके है, कि आर्य जो है वो मध्य एशिया के निवासी थे। ये थ्योरी जो है वो आपका मैक्स मुलर का ही है, जो आज के समय में सर्वाधिक मान्य माना जाता है। विल्किंस, जो कि इन्होंने 2-3 अनुवाद किए हैं ग्रंथों का, जैसे कि भगवत गीता का अनुवाद किया हुआ है और हितोपदेश का इन्होंने जो है अनुवाद किया है। बाकी जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इसके जो संस्थापक हैं वो सर विलियम जोन्स को माना जाता है। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो भारत में जो पहला मदरसा था, जो कि आपका 1781 में स्थापित किया गया था, और ये मदरसा स्थापित किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। और मदरसा की स्थापना जो की थी इन्होंने, वो अरबी और फारसी के अध्ययन के लिए की थी। और ये पूरी तरह से एक व्यक्तिगत प्रयास था, क्योंकि उस समय जो वारेन हेस्टिंग्स थे, ये आपका कह सकते हैं कि प्राच्य शिक्षा समर्थक थे, यानी कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के समर्थक थे। और इन्होंने जो किया था, ये आपका किया था कलकत्ता में। अलीगढ़ में जो है वो आगे चल के अलीगढ़ एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होगी। बंबई और मद्रास में भी आगे चल के कॉलेज वगैरह स्थापित होंगे। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो आप जानते हैं सेना के सुधार से इनका कोई संबंध नहीं है। सती प्रथा, सेना के सुधार के लिए जो है आपका पीला आयोग बना हुआ था। सती प्रथा की समाप्ति के लिए जो है ब्रह्म समाज का नाम लिया जाता है, उसके लिए जो है बंगाल का एक एक्ट पारित हुआ था 17 नंबर का। अस्थायी बंदोबस्त से जो संबंध है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। ठीक है, तो इसमें जो लॉर्ड मैकाले है, इनका संबंध जो है वो अंग्रेजी शिक्षा से है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक माने जाते हैं। भारत के अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र में संबंधित है? तो ये आपका शिक्षा में ही है। अब अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है क्या? एक्चुअल में डाउनवर्ड जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है, इसको समझ सकते हैं कि आपका चाय की छन्नी में, जैसे हम लोग चाय जब छानते हैं तो कुछ चीजें ऊपर रह जाती है, बाकी चीजें चाय जो है वो नीचे छन के चला जाता है। तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया था। इसमें इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, इनमें अंग्रेजों ने एक सिस्टम बनाया कि कहा कि जैसे मान लीजिए कि हम ऊपर वाले वर्ग को इसको शिक्षित कर देंगे, और फिर शिक्षा जो है इनसे छन छन के नीचे जाएगी, और फिर इससे छन के नीचे जाएगी। यानी कि इसमें जो है शिक्षा जो है छन छन कर नीचे जाती जाएगी। यानी कि हम अगर उच्च वर्ग को शिक्षित कर देंगे तो उच्च वर्ग मध्य वर्ग को शिक्षित कर देगा, मध्य वर्ग जो है निम्न वर्ग को शिक्षित कर देगा। तो यही जो सिद्धांत है, ये अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत है। और अगर देखा जाए तो इससे शिक्षा का सत्यानाश ही हुआ है, क्योंकि भारत में क्या है कि हर लेयर में सोक्ता लगा रखे हैं। एक लेयर पे शिक्षा गई तो उसको उन्होंने हजम कर लिया, नीचे जाने ही नहीं दिया। तो शिक्षा का जो बेड़ा गर्क हुआ है आपका इसी के द्वारा हुआ है। लॉर्ड ऑकलैंड के समय जो है इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट भी कर दिया गया। आगे जब वुड डिस्पैच वगैरह आएंगे तो इसका आलोचना की जाएगी और इसको समाप्त किया जाएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ठीक है, तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, यह पूछा जा रहा है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया है 1813 का चार्टर अधिनियम। हालांकि चार्टर अधिनियम 1813 में 1 लाख रुपए शिक्षा के प्रावधान, मतलब शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन वो खर्च हो नहीं पाया था। फिर उस हंटर आयोग जो है, इसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। ठीक है, और वुड डिस्पैच जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो स्पेशली यह विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में है। लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो 1835 का स्मरण पत्र आएगा। अब ये हुआ क्या कि 1813 में जब कहा गया कि भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, तो मतभेद हो गया कि शिक्षा का माध्यम क्या होगा, यानी कि शिक्षा किस में दी जाए, भारतीय भाषाओं में दी जाए या अंग्रेजी भाषा में दी जाए। दूसरा ये हो गया कि शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, पाश्चात्य शिक्षा दी जाए या पश्चिमी शिक्षा दी जाए। तो यानी कि शिक्षा के माध्यम और स्वरूप को लेकर दिक्कत हो गया। फिर 1823 में लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया, लेकिन वहां पे भी 2 गुटों में बट गया, कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक आएंगे वायसराय बन के, गवर्नर जनरल बन के। फिर उनके शासनकाल के दौरान जो है आपका मैकाले को इस लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। फिर मैकाले जो है 2 फरवरी 1835 को अपना स्मरण पत्र देंगे, जिसमें वो क्या करेंगे कि भारतीय शिक्षा के माध्यम और स्वरूप दोनों के बारे में बताएंगे, और कहेंगे कि जो भारत में शिक्षा का जो माध्यम होगा वो अंग्रेजी होगा, और दूसरा भारत में जो शिक्षा का स्वरूप होगा वो क्या होगा, वो पाश्चात्य शिक्षा होगा। तो एक तरह से आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जो शुरुआत है वो आपका 1835 का स्मरण पत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? अब चूंकि यहाँ पे मल्टीपल आ गया है, मल्टीपल ऑप्शन, तो पहला आप देखेंगे कि
इसमें जो है 1813 में जो है आपका 1 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया जाएगा। दूसरा, शिक्षा पे विचार विमर्श करने के लिए एक कमेटी बना दी जाएगी और वहां पे क्या है कि प्राच्य एवं आंग्ल विवाद होगा कि शिक्षा का माध्यम और स्वरूप क्या होगा। तो तीनों का रोल है, इसलिए जो है इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका तीनों हो जाएगा। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना की जो सिफारिश है वो 1854 के वुड डिस्पैच के माध्यम से होगा, लेकिन जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो आपका 1857 में हुई। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? देखिए, भारत का जो पहला महिला विश्वविद्यालय है SNDT महिला कॉलेज, इसकी जो स्थापना है वो 1916 में होगी और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं DK कर्वे। DK कर्वे आप नाम सुने होंगे, धोंधो केशव कर्वे। ये भारत में आधुनिक जो पहला विश्वविद्यालय था महिलाओं के लिए, उसकी इन्होंने स्थापना की थी 1916 में। बाकी नाम देखेंगे, रमाबाई रानाडे जो है ये इनके महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी है, इनका भी महिला शिक्षा में नाम लिया था। और गोविंद रानाडे भी बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, सोशल कॉन्फ्रेंस वगैरह इन्होंने बनवाया था। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है, तो डेक्कन जो एजुकेशनल सोसाइटी है इसकी स्थापना किसने की? तो अगर इसमें हम देखेंगे तो इसकी स्थापना जो है वो 1884 में हुई थी और इसके हालांकि जो मेन संस्थापक हैं वो हैं GG अगरकर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे GG अगरकर का नाम नहीं दिया हुआ है। तो इनके जो मेन सहयोगी हैं वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन दिया है उसका जो राइट आंसर होगा वो बाल गंगाधर तिलक होगा। बाकी जस्टिस रानाडे जो है बहुत ही फेमस है, ठीक है, सोशल कॉन्फ्रेंस वगैरह इन्होंने बनाया। इन्हें जो है आपका पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, ये उनके भी गुरु हैं, यानी कि गोखले के गुरु हैं ये। फिरोज शाह मेहता, ये बहुत बड़े नरमपंथी कांग्रेसी नेता हैं, बहुत फेमस भी हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल नाम की पत्रिका निकालते थे ये। दयानंद सरस्वती, जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, जिन्होंने 1875 में जो है आपका आर्य समाज की स्थापना की थी, जो कि एक शुद्धिवादी आंदोलन है। फिर ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वदेशी की बात की, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी की बात की, गोरक्षा की बात की। इन्होंने ही जो है आपका नारा दिया वेदों की ओर लौटो, ठीक है। फिर जो है इन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों का विरोध करने के लिए 1863 में जो है इन्होंने आपका पाखंड खंडनी पताका भी फहराया। फिर दयानंद सरस्वती की किताब जो है सत्यार्थ प्रकाश, बहुत फेमस किताब है। तो ये सारे काम जो है वो दयानंद सरस्वती के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसके जो राइट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? देखिए, भारत का जो पहला पाश्चात्य शिक्षा पर जो कॉलेज था वो था आपका हिंदू कॉलेज कलकत्ता का, जो 1817 में स्थापित हुआ था, जिसके संस्थापक है राजा राम मोहन राय। और यह कॉलेज इन्होंने डेविड हेयर नामक एक डच घड़ी साज की सहायता से स्थापित किया था। तो यही जो इसका नाम है, आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका हिंदू कॉलेज कलकत्ता होगा। बाकी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वो 1875 के आसपास में स्थापित होगा और इसके संस्थापक हैं वो सर सैयद अहमद खां हैं। और यही कॉलेज जो है आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन जाएगा, ठीक है। और मेयो कॉलेज भी आपका जो है वो बाद में स्थापित हुआ है। तो राइट आंसर जो है वो आपका हिंदू कॉलेज कलकत्ता है, जो भारत में पाश्चात्य शिक्षा का पहला कॉलेज था, जो कि राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि आधुनिक शिक्षा के विकास से संबंधित थे। आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, तो ये टॉपिक जो है और पूरी तरह से क्लियर हो सके। थैंक यू।